नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एक आशा की किरण के साथ थोड़े से आप सभी खुश हुए होंगे। खुश हों भी क्यों ना, क्योंकि बीएसएफ एससीएम की जो भर्ती 2024 से इसके एग्ज़ाम की डेट की राह देखते देखते आंखें जो पथरा गई थी, कोई जवाब कैसा भी नहीं आ रहा था। बस इतना सुनने में आ रहा था कि कंपनी फाइनल हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि कंपनी कौन सी फाइनल हुई है। चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में भी समझ में आ गया, ईडीसीआईएल फाइनल हुई है, लेकिन आखिर ईडीसीआईएल अब कर क्या रही है। जब सरकार ने कंपनी को फाइनल कर दिया तो अब चल क्या रहा है, ये बातें के जवाब कहीं से नहीं मिल पा रहे थे। अभी एक पीडीएफ वायरल हुई है, और ये इंटरनल पीडीएफ है वैसे तो डिपार्टमेंट की, लेकिन अंदर की चीज़ें बाहर आ ही जाती हैं। तो अगर मैं कहूँ क्या ये कोई भ्रामक पीडीएफ है, तो जी नहीं, ये पूरी तरह से सत्य है। तो अगर आप कहें कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे तो दिख नहीं रही, तो भाई ये पब्लिश करने के लिए नहीं होती हैं चीज़ें। ऑफिशियल वेबसाइट पे वो चीज़ें होती दी जाती हैं जो ऑफिशियली पब्लिश करने के लिए ही दी जाती हैं। बट ये डिपार्टमेंट और उस कंपनी का जो एग्ज़ाम कराएगी कि आपसी बातें हैं, तो इनको पब्लिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि मतलब उनका ऐसा लगता है कि पब्लिक को इसमें इंटरफेरेंस की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरफेरेंस का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक को अगर बीच में आ भी जाए पब्लिक, तो इसमें शायद वो नहीं कुछ कर पाएगी, उनका कुछ ऐसा रहता है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये मतलब पब्लिश करने वाली चीज़ें नहीं है, आप ये समझ सकते हैं इसको। अब देखिए, अच्छा, इस बात को किसी अदर वे में मत लीजिएगा कि आप मैं ऐसा कह रहा हूँ कि पब्लिक को जरूरत क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ हो गई है जैसे हम दुकान से कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो किसी तीसरे ग्राहक को कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि वो ये जाने कि इस ग्राहक ने क्या लिया है। कुल मिला के मेरा इस सेंस में ये कहना था, थोड़ी क्लैरिटी मैं दे रहा हूँ ताकि आप उस बात को किसी गलत सेंस में ना लें। अब देखिए, इस पीडीएफ के पीछे क्या है, क्यों ये आई है क्या ये वाकई में, और इसमें कब एग्जाम होगा, इस चीज़ को देखने के लिए आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देख डाली हैं, लेकिन मैंने हर एक वीडियो के कमेंट पढ़े और मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत संतुष्टि आपको नहीं मिल पा रही है। चलिए, एक कोशिश मैं करता हूँ हमेशा की तरह बहुत फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ में, और हम समझेंगे कि इस पीडीएफ में क्या है और ये पीडीएफ आपको क्या बता रही है। अच्छा, देखिए, ये पीडीएफ आपकी आई है, कहाँ से आई है, पढ़िए इसको। तो बीएसएफ का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उन्होंने इसको सेंड किया है मैसर्स ईडीसीआईएल इंडिया लिमिटेड को, और ईडीसीआईएल हाउस 18 इस सेक्टर पे ये भेजी गई है। उन्होंने कहा है एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब सर्विस, मतलब जो टेंडर का नाम था कि रिटर्न एग्जाम कराने के लिए आपको जो टेंडर उन्होंने निकाला था, उसके एक्सेप्टेंस के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर। सबसे शुरू में देखिए, मैंने आपको एक बात ये बताई थी, मैंने कहा था कि जब कंपनी फाइनल भी हो जाएगी तब भी कम से कम 2 महीने बीएसएफ को उस कंपनी को काम देने में लग जाएंगे। अगर आपको मेरी बात बहुत पहले से पता हो, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मैं बिल्कुल ये सटीक बातें कैसे बता पा रहा हूँ, कहाँ बता पा रहा हूँ। भाई, मैं भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ और हम भी टेंडर के प्रोसेस के साथ काम करते हैं। तो टेंडर प्रक्रिया में यही होता है कि जब एक कंपनी चुन ली जाती है, और कंपनी को चुनाव करना हाथ में किसी का नहीं होता, ये एक कंपटीशन सा होता है। वो कंपनी जब उस कंपटीशन को जीत कर आती है, तो सरकारी विभाग जो होते हैं वो उस कंपनी को पूरी शर्तें एक बार लिख कर देते हैं। उस कंपनी को वो शर्तें पढ़नी होती हैं, और उन शर्तों के हिसाब से उस कंपनी को एक बैंक गारंटी जमा करनी होती है। बैंक गारंटी का मतलब ये है कि जैसे सरकार इस काम के बदले अगर इस कंपनी को 20 करोड़ रुपया देगी, तो सरकार ये पुष्टि करेगी कि ऐसा ना हो, काम तो तुम ले लो लेकिन कहीं बीच में ना छोड़ के भाग जाओ। तो बैंक गारंटी देनी होती है, उसका एक अमाउंट फिक्स होता है, लगभग 10%। तो मान लो अगर वो 2 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करेंगे, तो कंपनी को ये हो जाएगा, यार सरकार के पास हमारा 2 करोड़ रुपया है, तो हम बीच में छोड़ गए तो नहीं भागेंगे। इस प्रक्रिया के लिए 14 से 15 दिनों का समय दिया जाता है, जो इस पीडीएफ में 14 दिन दिया गया है। तो 2 जून को ये लेटर ईडीसीआईएल ने भेजा है, किसको, बीएसएफ को। अब इसमें मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ दिस एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर ऑन द अटैच स्लिप फॉर्म नंबर 98 विद इन 40 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस लेटर। तो यहां पर बीएसएफ कह रहा है ईडीसीआईएल से कि आपको ये चीज प्राप्त हो गई है। इस बात की पुष्टि आपको अगले 14 दिनों में, जैसा कि हमने फॉर्म पेज नंबर 98 पे लिखा है, उस फॉर्म में भर के हमें दे देनी है कि हाँ, आपको ये मिल गई है और आपने इसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। तो 2 जून के बाद 14 दिन तो ईडीसीआईएल को उन्होंने दिए हैं कि तुम्हें जो बैंक गारंटी जमा करनी है, सब कुछ जमा करना है, उसके लिए आपको 14 दिन दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए,
अच्छा चलो, ये तो आपके काम की चीज़ें नहीं है, मैं आपके काम की चीज़ें बस बताऊंगा। ये तो उन्होंने उनको कॉपी भेजी है जो इसका पैसे वैसे का भुगतान करेगी, जो पेइंग अथॉरिटी होगी। देखिए इसमें सारा नेम वगैरह बता दिया, नेम ऑफ द परचेजर बता दिया कि भैया किसको ये काम दिया जा रहा है, पूरा सरकारी तो लिखत पे चलता है सारी चीज़ें। इसमें ये सारी की सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस आपसी सहमति की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो उन्होंने लिख दिया है कि भाई आप बीच में छोड़ के नहीं भागोगे। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कितनी है, भैया 3 साल तक की वैलिडिटी है। आप हालांकि आपको इससे कोई मतलब नहीं है। और देखो मैंने जो कहा था बैंक गारंटी, वो 5% की बैंक गारंटी मांगी है, काम से काम वेरी करती है ये। तो ईडीसीआईएल सरकार के खाते में 5% रुपया एडवांस में जमा करेगी, जो कि होगा 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 95 लाख रुपया अभी ये जमा करेगी। और देखो सरकारी काम में कैसा होता है कि आपको ये पैसे भी एक्स्ट्रा ही देने हैं काम करने से पहले, और जब काम आपका पूरा हो जाएगा, पेपर वेपर सब पूरा हो जाएगा, तब सरकार आपको आपके काम का पैसा देगी, प्लस ये पैसा लौटा कर देगी। सरकारी तंत्र में ऐसे ही काम होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि देखो विद इन 21 डेज ऑफ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दोगे उसके 21 दिन बाद आपको ये पैसा जमा करना है। अभी वर्तमान में ईडीसीआईएल को 14 दिन इन्होंने दिए हैं। 14 दिन में इन शर्तों को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद अगले 21 दिन में आपको, जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देंगे, मान लो 14 में से जैसे ईडीसीआईएल ने तो 7 दिनों में ही कह दिया, मान लो फॉर एग्जांपल कि जी मैं तैयार हूं, मैंने सारी शर्तें पढ़ ली हैं, साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगले 21 दिन में उसे ये 95 लाख रुपए सरकार के खाते में जमा करने होंगे। अगर ईडीसीआईएल पूरा समय भी लेती है तो 14 दिन वो और 21 दिन ये, दिन जोड़ते रहे ना, कितने दिन लग जाएंगे। अभी मैंने बताया था आपको लगभग 1.5 से 2 महीने। तो आगे पूरा कंक्लूजन करेंगे कि एग्जाम डेट लगभग कब तक आएगी। ये उन्होंने पूरी की पूरी शर्तें लिखी हैं, प्रॉपर पेनल्टी बताई है, अगर आप बीच में छोड़ के भगते हो तो आपको क्या हो जाएगा। फोर्स मेजर क्लॉज का मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हमें कब रद्द करना पड़ सकता है, ये सारी शर्तें उसमें लिखी हुई हैं। इन शर्तों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने काम काम की चीज़ को इसमें पढ़ते चले जाएंगे। इसमें हर वो शर्त दी गई है जो काम को करने के लिए ज़रूरत है। टर्मिनेशन कब कर सकते हैं, हम किसी क्लॉज को घटा बढ़ा सकते हैं, पेमेंट कब होगी आपकी, तो काम करने के बाद हो जाएगी आपकी पेमेंट, कैसे कैसे पेमेंट होगा वो सारे शेड्यूल हैं। बैंक की डिटेल हो गई है, ठीक है। कोर्ट में अगर मान लो आर्बिट्रेशन में चला गया, कोर्ट में चला गया, आपने हमारे हिसाब से काम नहीं किया, तो किस तरीके से हम आपको कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। तो सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, प्रॉपर लिखत पढ़त के साथ में होते हैं। यहाँ तक भी हमारे काम की चीज़ें नहीं है। अगला चैप्टर है, देखो उन्होंने सारे एग्जाम के नाम बताए हैं, हालांकि ये टेंडर भरने से पहले भी बताया गया था। ये सारे एग्जाम हैं, ये इनका पैटर्न है। ये क्यों बताया जाता है, ताकि ईडीसीआईएल पहले से क्वेश्चंस वगैरह का इंतजाम करके रख ले। लेकिन यहां आप देखें, शेड्यूल ऑफ द रिटन टेस्ट येट टू बी फिक्स, अभी भी फिक्स नहीं किया गया है। और भाई ये तब तक हो भी नहीं सकता जब तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी ना हो जाएं। अभी तो ईडीसीआईएल इन सभी शर्तों को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद वो जो बैंक गारंटी मैंने आपको 5% बताई है उसको विद इन 21 डेज में जमा करेगा। उसके बाद में ईडीसीआईएल पूरा असेसमेंट करेगा कि कितने बच्चे हैं, कितनी लैब का मुझे अरेंजमेंट करना है। उन सब असेसमेंट के बाद में वो एग्जाम डेट अनाउंस करेगा जब सारी तैयारियां पूरी कर लेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे उन्होंने सारा बताया है कि इतने सारे एग्जाम कराने हैं आपको, हर एक एग्जाम में इतने इतने क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि वो क्वेश्चंस का डेटा अपना सही से बना के रखे, ठीक है। लेकिन हर एक एग्जाम की डेट आप देखोगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई एग्जाम डेट फिक्स नहीं है। अच्छा आगे, अब देखो इन्होंने और इसमें कुछ इस तरह की कंडीशन लिखी है कि आपको यहां से चलते हैं थोड़ा, आपको किन किन चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। ये तो सब एग्जाम पैटर्न वगैरह हो गए, इतना सारा। अब सुन लो, आगे चलें थोड़ा सा। ये देखिए कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन क्या क्या है जो ईडीसीआईएल को एक्सेप्ट करनी है। उन्होंने कहा जैसे हर एक एग्जाम सेंटर पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, आईटी मैनेजर होने चाहिए, यानी जो वहां के कंप्यूटर वगैरह की देखभाल कर सकें, इन्विजिलेटर चाहिए, ड्यूटी करने वाले लोग एक चाहिए हमें हर 25 स्टूडेंट पे। अगर किसी सेंटर पर आप बच्चों का पेपर ले रहे हो और वहां 250 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो हर 25 बच्चे पे एक इन्विजिलेटर आपको वहां देना ही होगा। तो ये सारी चीजें सरकारी तंत्र में पहले से डिफाइन करके दी जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडीसीआईएल काम पकड़ ले, फिर पता चला 250 बच्चों पे बस एक ही आदमी की ड्यूटी लगा दी और वो किसी को ठीक से नहीं देख पा रहा। सीधा असर किस पर पड़ेगा, बीएसएफ पर पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी जाती हैं कि ये हमारी शर्तें हैं। तो ये वो शर्तें हैं जिन्हें ईडीसीआईएल पढ़ेगा। इसके अलग वैसे देखो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि ईडीसीआईएल इन शर्तों में कोई बदलाव कराएगा,
क्योंकि ये सारी की सारी पहले ही ईडीसीआईएल ने पढ़ ली थी जब एनआईटी लगी थी, यानी जब इसका टेंडर लगा था। तो ईडीसीआईएल को बस ये सारी शर्तों को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर उन्होंने सारा बताया है कि फिर आपको स्किल टेस्ट भी कराना है। स्किल टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए वो भी सारी बातें इन्होंने इसमें बता दी हैं। फिर रिटर्न एग्जाम का एवोल्यूशन कैसे करना है, तो पहले ही सरकार ने कह दिया है कि भैया एवेल्युएशन भी आपको करना है, तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए सब कुछ बता दिया कि आप इसकी सीडी की रिक्रूटमेंट सेक्शन को दे दोगे, मतलब पूरी जो आपने कभी देखा हो जैसे एंट्री लेते समय रिकॉर्डिंग होती है सभी की, तो वो सारी आप बीएसएफ रिक्रूटमेंट सेक्शन को हैंड ओवर करोगे, ताकि बाद में इन फ्यूचर कहीं ऐसी किसी चीज की कोई आवश्यकता हमें पड़ जाए। तो अभी पहले आप इस डॉक्यूमेंट का मतलब समझिए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के मीनिंग इसके निकाले जा रहे हैं। आपको जरूरत है इस डॉक्यूमेंट का एक क्लियर मतलब समझने की। तो ये इसमें बताया है, द फर्म शैल आइडेंटिफाई रिक्वायर एग्जाम सेंटर्स इन द मेजर सिटीज अक्रॉस इंडिया एंश्योरिंग दैट 5% ऑफ द सिस्टम आर अवेलेबल एज बैकअप ड्यूरिंग द टेस्ट एट ईच टेस्ट सेंटर दैट इज 100 सिस्टम। मतलब वो कह रहा है कि सभी एग्जाम सेंटर में जो मेजर सिटीज हैं, सभी मेजर सिटीज में एग्जाम सेंटर का असेसमेंट आप कर लो, कहाँ कहाँ आपके खुद के एग्जाम सेंटर हैं, कहाँ कहाँ आपको एग्जाम सेंटर रेंट पे लेने हैं, किराए पे लेने हैं। और उनका कहना है कि हर एक एग्जाम सेंटर में 5% सिस्टम बैकअप के लिए होने चाहिए। अगर वहां 300 बच्चों का पेपर आप करा रहे हो तो 15 सिस्टम एज अ बैकअप होने चाहिए। किसी सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए, खराबी आ जाए तो तुरंत बच्चे को दिया जा सके। तो अभी तो ईडीसीआईएल एक पूरा बड़ा असेसमेंट ये करेगा कि इतने बच्चे हैं और बीएसएफ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इतने लोगों की और जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईडीसीआईएल इसके लिए एक और भर्ती निकालेगा, वो बड़ी कंपनियां हैं, वो पहले से काम कर रही हैं, उनके पास इतना स्टाफ, इतनी मैन पावर, इतने रिसोर्सेज पहले से हैं। लेकिन फिर भी उन सभी का सेटलमेंट करना, उन सभी का सिस्टम बिठाना, अगर ईडीसीआईएल बहुत जल्दी भी करेगा तो भी मिनिमम भाई 2 महीने तो बहुत आराम से लग जाएंगे। मैंने बहुत पहले इस प्रक्रिया के बारे में आपको बताया था कि जब कंपनी को फाइनल भी हो जाती है तो उसके बाद भी 2 महीने उस कंपनी को पूरा सब कुछ फाइनल करने में लग जाते हैं, काम देने में, काम लेने में लग जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें उन्होंने इसमें कही है। आगे देखिए, ये कुछ बैंक गारंटी का परफॉर्मा है कि भैया इस बैंक गारंटी में आपको इतने पैसे हमें जमा करने हैं, ये कुछ उनके परफॉर्मा है और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। अब हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि इसके हिसाब से एग्जाम कब होगा। तो इसकी किसी भी डेट को आपको एग्जाम डेट तो मानना नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जाम डेट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एग्जाम डेट फाइनल ही अभी नहीं हो सकती है। अभी तो ईडीसीआईएल सारा स्कोप देखेगी, सारी चीज़ों को सर्च करेगी कि कब कितने सेंटर्स पे कराना है, कितना कराना है। जब सारा उसका खुद का वर्कआउट पूरा हो जाएगा, अगर आपको लगता हो कि यार ईडीसीआईएल ने पहले क्यों नहीं कर लिया, भाई एक बात तो बताओ कि जब ईडीसीआईएल को खुद ही नहीं पता था कि मैं फाइनल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, तो वो कैसे पहले कर लेती। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने इस प्रोसेस को मतलब सही समय पे किया है, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी हो सकती थी। बस इस कंपनी को फटाफट से फाइनल कर देते, कंपनी को ये बात जो आज आप बोल रहे हो बहुत पहले इस बात को बोल देते। कंपनी तो देखो काम तभी शुरू करेगी अपना जब उसको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, जब उसको ये पूरा गारंटी हो जाएगी कि हाँ अब काम ये तुम्हें ही करना है, तो अब ये कंपनी अपना पूरा काम करना शुरू करेगी। वैसे तो ये कोई कंपनी भी बहुत तेज कंपनी नहीं है। अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है, एयरफोर्स का रिजल्ट इन्होंने जो लटकाया है ना, बच्चा बहुत परेशान है। पहले एयरफोर्स का रिजल्ट सीडेक तो भी 30-40 दिनों में दे देती थी, लेकिन इन महाराजों ने उसको आज लगभग 70 दिन होने जा रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं दिया है। तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है ये कंपनी कोई बहुत खाली कंपनी है, अच्छी खासी बिजी कंपनी है, खूब ठीक ठाक इनके पास काम है। अगर उन लैबों पे कहीं कोई और एग्जाम इन्होंने पकड़ रखा हो, दुनियादारी के ऑनलाइन एग्जाम चलते रहते हैं बैंक के, तो फिर ये पहले उनको फ्री करेंगे और तब जाके आपका एग्जाम शुरू कराएंगे। तो मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बहुत कम भी मानूं तो लगभग अगर आज से भी आप सोचोगे ना, तो भाई आपके एग्जाम में 2 महीने से तो कहीं नहीं गए। 2 महीने का समय तो लगभग आपको मिल ही जाना चाहिए। थोड़ा अगर कम ये हुआ तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अगर बहुत सब कुछ टाइम से हो, बहुत सब कुछ जल्दी करें, जो आपने पीएमओ को ग्रेवेंसेस डाले हैं, अंकित सर ने जो वीडियो बनाई है, अब देखो इस लेटर का जारी होना, आप सोचिए इन्होंने अभी क्यों इस प्रक्रिया को तेज किया है। ये प्रक्रिया तो ये पहले भी तेज कर सकते थे। हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि आपने जो पीएमओ को कंप्लेंट की है, अंकित सर ने जो वीडियो बनाई थी, हमने जो आपको जानकारी दी थी, उसका भी असर आप शायद इसे कह सकते हो। देखिए हो सकता है कंसीक्वेंस भी हो सकता है कि हमने उसी दिन वो वीडियो बनाई और इसी दिन इन्होंने अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया, और हो भी सकता है कि इसी बात से इन्होंने किया हो, पीओ में से तुरंत वहां चली गई हो। हालांकि इतना तेज तो पीएमओ की प्रोसेस नहीं होती है, बट फिर भी दोनों ही बातें। चलिए,
तो कम से कम 2 महीने हैं। अगर आप कहो यार भैया हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए, तो भाई 60 दिन है, आप बहुत जल्दी मानो 50 दिन लगा लो, उससे कम में तो नहीं होगा। 14 दिन में अभी DCIL फाइनल करेगी, 21 दिन में फिर बैंक गारंटी जमा करेगी, उसके बाद अपना असेसमेंट करेगी, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। तो कम से कम आपके पास अभी 50 दिन तो बहुत तसल्ली से हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, तैयारी व्यारी जिनकी जो रह गई है कमी पेशी, उसको आप कर लीजिए। लेकिन एक बात मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि भाई जिस दिन EDCIL एग्ज़ाम डेट अनाउंस करेगी, आज के 2 महीने बाद भी वो अनाउंस करेगी, तो हो सकता है अनाउंसमेंट की डेट और एग्ज़ाम की डेट में 1 हफ्ते का फ़र्क हो, 10 दिन का फ़र्क हो। तब कोई यहाँ के मत कहना कि हमला अचानक से हुआ था, इसके लिए भी एक ट्विटर कैंपेन चलाओ, आवाज़ उठाओ। भाई मैं देखो फिर अभी से इस वीडियो को हाथ जोड़ के बना लेता हूँ। आज ये वीडियो बन रही है 6 मार्च 2026 को 10:20 पे। फिर हम उस बारे में, अच्छा 3 जून है, सॉरी वो ऐसे लिखा हुआ है ना 6/3/2026, 3 जून 2026 को ये वीडियो बन रही है। और मैं अभी से बस हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, फिर उन चीज़ों में सब में साथ नहीं होंगे, क्योंकि अगर 20% बच्चा ये चाहेगा भी, तो 80% बच्चा यही चाहेगा भैया एग्जाम हो के इसका खत्म हो, निपटे मामला। तो तब ये कोई चीज़ नहीं कहेगा। अपनी तैयारी को अभी से बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से आप बनाते हुए चलिए। तो ये हो गई इस टेंडर के